तो अब तक अपन डीसी मोटर में क्या पढ़ चुके हैं, डीसी मोटर के का कार्यकारी सिद्धांत। तो इसके अनुसार अपन ने क्या पढ़ा था कि जब भी अपन धारा वहन करते हो चालक किसमें रख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में, तो सभी आर्मेचर चालक एक बल का अनुभव करते हैं और इस बल की दिशा में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अपने पास आए थे कौन से भाई साहब, फ्लेमिंग भाई साहब। कौन से भाई साहब, फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग भाई साहब ने आपको कितनी बातें बताई कि अगर आपके पास बच्चों देखें मोटर के घूर्णन की दिशा, आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा, और तीसरा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को ज्ञात करना है, तो आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम काम ले सकते हो। इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या बताता है, तर्जनी क्या बताती है, और मध्य में क्या बताती है, आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा। तो इतना अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं विरोधी विद्युत वाहक बल। विरोधी विद्युत वाहक बल, जिसे क्या बोलेंगे, ईबी। क्या बोलेंगे भी, ईबी। तो समझते हैं इसको क्या आवश्यकता है, क्यों है। ये आपके पास आर्मेचर चालक है जिसका जो आर्मेचर है जिसका प्रतिरोध है आर ई। अब इस आर्मेचर के सिरों पर जैसे हम डीसी वोल्टेज आरोपित करेंगे, तो यहां आर्मेचर चालकों में एक धारा प्रवाहित होगी, आइए क्या प्रवाहित होगी भी, आई। यहां से आर्मेचर चालकों में धारा प्रवाहित होगी, आई। जैसे आपके आर्मेचर चालकों में आर्मेचर धारा प्रवाहित होगी, तो आर्मेचर चालकों पर एक बल उत्पन्न होगा। क्या होगा बच्चों, देखें, एक बल क्या होगा, उत्पन्न होगा। इस बल के कारण इसमें क्या होगा, घूमने वाला आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। अब लेंज के नियम के अनुसार ये जो आपका आर्मेचर है वो इस घूमने वाले बल के उत्पन्न होने क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध। और इस घूमने वाले बल का जो मेन कारण है वो कौन है, आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा। तो अब अपने पास क्या हो, जो देखें कि अब इन आर्मेचर चालकों में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या होगा, जो कि इस आरोपित वोल्टा क्या करे, विरोध करे। क्या करे, विरोध। जिसे अपन बोलेंगे विरोधी विद्युत वाहक बल। कौन से नियम से, लेंज के नियम से। अगर आपके पास यहाँ एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम अपन क्या पढ़े, ईबी। अगर इस ईबी का मान वी इनपुट के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाएगा, तो आर्मेचर चालकों में धारा कितनी हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। तो उत्पन्न आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, जीरो। पर ऐसा संभव नहीं। तो नोट करेंगे इसको, डीसी मोटर के आर्मेचर में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर आर्मेचर चालकों पर घूमने वाला बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण आघूर्ण के उत्पन्न होने पर, आघूर्ण के उत्पन्न होने पर, के उत्पन्न होने पर आर्मेचर घूमने लगता है। आर्मेचर घूमने लगता है। अब आर्मेचर ये नहीं चाहेगा कि मैं घूमूं। आर्मेचर क्या नहीं चाहेगा, मैं घूमूं। तो वो क्या करेगा, इसका विरोध करने वाले के, इसके जो घुमाने वाला जो कारक है वो कौन है, आर्मेचर धारा। अगर आर्मेचर धारा नहीं होगी तो क्या आघूर्ण पैदा हो जाएगा क्या। अब घुमाने वाले जो कारक है उसका विरोध करने के लिए किसके नियम के अनुसार है, लेंज के नियम के अनुसार आर्मेचर चालकों में घुमाने वाले आघूर्ण
के मुख्य कारक आर्मेचर धारा का विरोध करने के लिए लेंज के नियम के अनुसार लेंज के नियम के अनुसार आरोपित वोल्टता के विपरीत विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे क्या बोलेंगे? जिसे ईबी कहा जाता है। इसे ईबी कहा जाता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया अभी डायरेक्ट, इसे ईबी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि जो विरोधी विद्युत वाहक बल है वो मेनली किसका विरोध करता है? आरोपित वोल्टता का। अगर आरोपित वोल्टता नहीं होगी तो क्या आर्मेचर में धारा जाएगी? क्या आर्मेचर में धारा नहीं जाएगी। आर्मेचर में जो मेन आघूर्ण उत्पन्न करने वाला कौन है? आर्मेचर धारा। तो इसका विरोध ये आ क्यों रही है? क्योंकि अपन क्या लगा रहे हैं? आरोपित वोल्टेज। तो इसका विरोध करने वाला जो वाहक विद्युत वाहक बल है वो क्या कहलाता है? विरोधी विद्युत वाहक बल। समझ में आ गया? अब तो देखिए, अपने इससे पहले पढ़ा था जनरेटर। क्या पढ़ा था? जनरेटर। जनरेटर भी आपका घूम रहा था, मोटर भी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो अब आपका जो आर्मेचर चालक है जिनमें आपका ईबी उत्पन्न हुआ है वो उसका जो मान होगा वो कैसा होगा? जैसा आपने किसमें पढ़ा था? जनित्र में। क्या पढ़ा था? तो सेम आर्मेचर चालक है, धारा है, फ्लक्स है, घूम रहा है, तो क्या पैदा हो जाएगा? ईबी। अब इस ईबी का मान अपन कैसे लिखेंगे? सेम जैसे अपने क्या पढ़ा है जनित्र में। तो अब जो आपका विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो किसके बराबर होगा? सेम किसके बराबर होगा? ईजी के। अरे किसके बराबर होगा? ईजी। और ईजी किसमें पढ़ा था अपने? मोटर में। सही है? किसमें पढ़ा था? जनरेटर। और ईजी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? पी फाई एन भाग 60 गुणा में जेड बटा में ए। क्या लिखें? वोल्ट। समझ में आ गया बच्चों? देखें, पी आपके पास है ध्रुवों की संख्या, फाई आपके पास क्या? चुंबकीय फ्लक्स, एन मोटर की घूर्णन गति, ठीक है भी, जेड आर्मेचर चालकों की संख्या और ए है समांतर पथों की संख्या। क्लियर हो गया बच्चों? देखें, तो आपके पास वही फॉर्मूला आया जो किसका आया था? ईजी का। किसका आया था? तो ईजी को और ईबी को सेम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई दिक्कत भी यहां तक? अब आपके पास क्या है बच्चों? देखें, अगर आपका ईबी पैदा हो गया तो वो क्या कर रहा है या किसके समानुपाती है? तो यहां पर जो फिक्स है वो बताओ कौन कौन है? क्या पी फिक्स है? क्या पी फिक्स है? क्या जेड फिक्स है? ए फिक्स है? 60 फिक्स है। तो इनके लिए क्या लिख दें? के। तो के कौन कौन से बताओ? पी, जेड, 60, ए। अब इनकी जगह लिख देते हैं के। तो यहां पे लिख दिया मैंने के फाई और एन। के फाई और एन। अगर मैं इस बराबर के चिन्ह को हटाता हूं तो क्या लगा दूंगा? समानुपाती फाई और एन। यानी आपका जो विरोधी विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स और घूर्णन गति क्या होता है? समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? सनी महाराज, सनी महाराज किसके समानुपाती होता है? अपन कहां है? ये घुस गए जिप में है? आगे आ जा तू। इतना आराम मत किया करके वो पीछे जाके उसके दीवार के सहारा लेके बैठे हो। आगे सरक। अब सहारा नहीं लगाएगा तो जो आपके पास ईबी है वो चुंबकीय फ्लक्स और मोटर की घूर्णन गति क्या होता है? समानुपाती होता है। समझ में आ गया भी? तो विरोधी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स वह, अब यहां लिखोगे मोटर की घूर्णन गति, वह मोटर की घूर्णन गति
के समानुपाती हो। तो यहां तक बताओ कितनी बातें याद होगी आपको? 2 बातें याद होगी। मेनली ईबी किसका विरोध कर रहा है? आरोपित वोल्टेज का। आरोपित वोल्टेज, और आरोपित वोल्टेज का क्यों? तो आरोपित वोल्टेज के कारण क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। क्लियर हो गया बच्चों? देखें, दूसरा अपने कहा कि जैसे ईजी था वैसे ही क्या है? ईबी। तो सेम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो अब आप बच्चों देखें, अगर आपका ईजी समानुपात किसका था? फाई और एन के, तो आज ईबी भी समानुपात किसके है? फाई और एन के। कोई दिक्कत? 2 बातें याद होगी। फिर अपने कहा था बच्चों, देखें और चलते हैं इसको आगे। अब आपका जो ईबी है वो कर क्या रहा है? एक काम तो ये कर रहा है कि आरोपित वोल्टेज का क्या, और आरोपित वोल्टेज क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध। दूसरा, ये किसके समानुपाती है? फाई के और गुणने गति के। अब तीसरा काम बताओ क्या हो रहा है इसमें? और क्या कर रहा है बच्चों? देखिए, अब जैसा कि आपको पता है, इस आर्मेचर प्रतिरोध का मान, इस आर्मेचर प्रतिरोध का मान लगभग कितना होता है भी? अधिकतम कितना होता है? 1 ओम तक। यहां पर आपके पास आरोपित वोल्टेज क्या? वी इनपुट। वी इनपुट। यहां पर आपके पास जैसे आप वी इनपुट लगाओगे, क्या पैदा होगा भी? ईबी। क्या पैदा होगा? ईबी। अब जो देखें, अगर मैं बात करूं एट नो लोड, एट नो लोड, एट नो लोड, अगर अपन नो लोड की बात करें तो बताओ मोटर की घूर्णन गति ज्यादा होगी कम होगी? मोटर की घूर्णन गति ज्यादा होगी कम होगी? तो अगर आपके पास पता है कि एट नो लोड, आपके पास क्या घूर्णन गति क्या होगी? ज्यादा। तो आपके पास क्या होगा? एन क्या होगा? मैक्सिमम। अरे एन क्या होगा? मैक्सिमम। घूर्णन गति होगी अधिकतम। जब घूर्णन गति आपकी अधिकतम होगी तो बताओ ईबी समानुपाती किसके है? एन के। फाई को छोड़े, ईबी समानुपाती किसके है? एन के। तो बताओ स्टार्टिंग में ईबी का मान अधिकतम होगा कि नहीं होगा? होगा। अधिकतम होना चाहिए, होता नहीं है। अधिकतम होना चाहिए, होता नहीं है। एट स्टार्टिंग, जब आप मोटर को स्टार्ट करे हो तो ईबी का मान होता है 0। कितना होता है? 0। मैंने क्या कहा? होना चाहिए। अगर आपकी घूर्णन गति अधिकतम है तो ईबी का मान अधिकतम होना चाहिए। जब आपके पास इस ईबी का मान, अगर आपके पास एन अधिकतम है, यदि ईबी का मान मैक्सिमम है, क्या बच्चों देखें? मैक्सिमम। ईबी का मान मैक्सिमम होगा कब? एट नो लोड, शून्य भार पर। तो बताओ आर्मेचर धारा को क्या लिखोगे आप? यहां से वी इनपुट माइनस ईबी भाग आर ए, भाग आर ए। अब इन दोनों का, ये भी इन दोनों का जो इसका मान अधिकतम है, इसका रेटेड है ये। अब तो अगर इसका मान ज्यादा है, इसका जो मान है वो है, तो बताओ इन दोनों का अंतर कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। जब इन दोनों का अंतर कम होगा तो आर्मेचर धारा का मान तो कम हो जाए, नहीं हो जाएगा? तो नो लोड पर मोटर धारा तो कम लेगी ज्यादा लेगी? अगर ईबी का मान अधिकतम हो जाए तो नो लोड पे धारा मोटर क्या लेगी? अधिकतम लेगी न्यूनतम लेगी? न्यूनतम लेगी। तो एट नो लोड अगर आपके पास ईबी का मान अधिकतम है तो आर्मेचर धारा का मान क्या हो जाएगा? न्यूनतम। क्या हो जाएगा? न्यूनतम। अब आप सेकंड कंडीशन देखें। अब अपन ने भार बढ़ाना चालू किया एट फुल लोड, एट फुल लोड। जैसे जैसे अपन भार बढ़ाते हैं, बताओ गति घटती है कि बढ़ती है? तो अब आपके पास एन मिनिमम हुआ। क्या होगा बच्चों? देखें, मिनिमम। यानी भार के बढ़ाने पर मोटर गति घटती है। जब मोटर गति घटेगी तो बताओ ईबी का मान घटेगा बढ़ेगा? तो ईबी समानुपात किसके है? एन के। अब आपके पास क्या बच्चों देखें, अब अगर आपकी मोटर गति न्यूनतम है तो ईबी का मान क्या हो जाएगा? न्यूनतम। अरे बताओ होगा नहीं होगा? तो कल पढ़ाया हुआ है तो भी कईयों की आवाजें नहीं आ रही। अब बताओ अगर ये न्यूनतम है तो इन दोनों का मान बताओ अंतर ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? ज्यादा। तो आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो अब आप जो देखें आई ए बराबर अपन क्या लिखेंगे वापस? वी इनपुट माइनस ईबी बटा में आर ए। अब इसका मान न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम। पहले मान क्या था? अधिकतम। तो बताओ आर्मेचर धारा का मान अधिकतम हो गया कि न्यूनतम हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। क्या जाएगा? अधिकतम। और अगर इसका मान न्यूनतम है तो अंतर क्या जाएगा? ज्यादा। तो आर्मेचर धारा का मान क्या जाएगा? ज्यादा। अब जो देखें, क्या आपका जो ईबी है वो इस धारा के मान को चेंज करने का काम करेगा नहीं करा? जब आपकी मोटर नो लोड पे चलेगी तो ये चाहता है कि आर्मेचर धारा कम से कम जाए, सही है क्या? और जैसे जैसे आप भार बढ़ाते चले जाओगे आर्मेचर धारा का मान बढ़ता जाएगा नहीं जाएगा? तो बताओ क्या ईबी इस आर्मेचर में धारा को नियंत्रित करने का कार्य करेगा कि नहीं करा? तो अगला काम क्या बता रहा है, क्या कर रहा है बताओ? अगर इस ईबी का मान 0 हो जाए तो बताओ आर्मेचर धारा का मान अधिकतम हो जाए नहीं हो जाएगा?
और अगर आपके पास आर्मेचर धारा का मान अधिकतम होगा तो मोटर जल जाएगी। मोटर, अब तो काम समझ में आ नहीं आ गया। तो अब अगर आपके पास बच्चों देखें, अगर अब अपने पास ये पता चला है कि जो आपके पास बैक ईएमएफ है या विरोधी विद्युत वाहक बल है वो आर्मेचर परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। तो यहां से अगला काम लिख देते हैं, ईबी आर्मेचर परिपथ में आर्मेचर धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, करने का कार्य करता है। यानी आपसे पूछा जाए कि बताओ करंट कंट्रोल करने का काम कौन करता है, फिर ईबी। कौन करता है भी? ईबी। आरोपित वोल्टेज का विरोध करने का काम कौन करता है? ईबी। ईबी किसके दो के समानुपाती होता है? फाई और एन के। अब बच्चों देखें, ये अपने पढ़ा, एट नो लोड पढ़ा मैंने, एट फुल लोड पढ़ा, दोनों कंडीशन समझ में आ गई। फिर अपने कहा अब आपको देखना है कि कब आपका मान ईबी का मान अधिकतम होगा, कब ईबी का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। अब अपने कहा जब भी आप मोटर को चलाने जा रहे हो, स्टार्ट करने जा रहे हो, मान लो कि यहाँ कोई मोटर लगी है, वहीं पे यहाँ पे मेरा कोई क्या है, उसका बटन है, उसको ऑन करें। क्या जैसे मैं स्विच ऑन करता हूं उससे पहले गति कितनी होती है उसकी? 0। तो जैसे आप स्विच ऑन करोगे आपके पास घूर्णन गति कितनी है? 0। तो बताओ ईबी का मान कितना होगा? 0। तो एट स्टार्टिंग ईबी का मान कितना होता है? होना कितना चाहिए? अधिकतम। ठीक है भी। तो अगर आपसे पूछेगा कि मोटर के स्टार्टिंग के समय कब है? मोटर के स्टार्टिंग के समय, तो घूर्णन गति के 0 होने पर, जब स्टार्टिंग होगी तो घूर्णन गति क्या होगी? 0। और जैसे घूर्णन गति आपके पास 0 होगी तो आपके पास ईबी का मान क्या होगा? 0। क्या होगा बच्चों? देखें 0, याद रखें। पर अगर आपसे आदर्श कंडीशन पूछे, क्या पूछे? आदर्श कि पूछे स्टार्टिंग के समय ईबी का मान कितना होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत भी? अब बच्चों देखें, अब हम बताते हैं ईबी के लिए फॉर्मूला। तो ये आपका आर्मेचर प्रतिरोध आर ए, ये अपने पास क्या है? आर्मेचर। और जैसे आप यहां आरोपित वोल्टेज लगाएंगे V इनपुट या V, तो यहां आर्मेचर धारा कौन सी जाएगी? V आई ए प्लस माइनस, और जब यहां एंटर कर दिए प्लस और ये क्या है? माइनस। यहां पे वोल्टेज कौन सी पैदा हो जाएगी? अब यहां पर आपको लगाना है केवीएल। क्या लगाना भी? केवीएल। उस श्रेणी परिपथ में क्या लगेगा? केवीएल लगाना आता है, केवीएल भी। तो आप चले धारा की दिशा में, धारा की, तो पहला साइन किसका है? प्रदीप बेटा इधर देख, पहला साइन किसका है? माइनस का। इस माइनस के साथ वोल्टेज बताओ कौन सी है? V इनपुट। पहला साइन यहां पे कौन सा है? प्लस का, और प्लस के साथ वोल्टेज ड्रॉप कौन सा है? IA RA। और पहला साइन यहां पे किसका है? प्लस का EB, और इन सब का बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा? 0। किसके बराबर होगा? 0। अब आपको मान किसका निकालना है? EB का। नहीं आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया बच्चों। देखें प्लस प्लस क्या होता है? माइनस। प्लस प्लस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस। इन दोनों को जोड़ो, इसके बराबर हो जाएगा। इसमें से घटाओ, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन आ गई। तो अगर आपको पास किसका मान चाहिए? ईबी का। किसका मान चाहिए? ईबी। तो ईबी घूम कर चला जाएगा आपका किधर? यहीं रहेगा, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। जब ये 0 से इधर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का। किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ईबी की इक्वेशन समझ में आ गई। तो ईबी बराबर क्या होता है? V इनपुट माइनस IA RA। और अगर आपसे क्या दे दे? EB। क्या दे दे? EB। तो क्या बना दोगे? V इनपुट, क्योंकि आपको पता है ये बड़ा है, ये क्या है? छोटा है। तो छोटे से बड़ा बनाना कुछ जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा? और बड़े से छोटा बनाना कुछ है घटाना पड़ेगा। तो अगर आपसे यहां से पूछता है कि V इनपुट किसके बराबर होगा, तो आपको जोड़ देना है EB प्लस IA RA। हो जाएंगे? एक बार और क्वेश्चन देख दें, चलो। क्या काम करेगा ईबी? अरे क्या करेगा? सप्लाई वोल्टेज क्या करेगा? विरोध। तो आप आपके आर्मेचर धारा का विरोध करने वाली बात तो नहीं रही ना दिमाग में? कहीं ए ऑप्शन लिखा हो कि ये आर्मेचर धारा क्या करता है? विरोध। पहला ऑप्शन क्या है? सही है। मेन होता है मूल कारण। मूल कारण कौन सी आरोपित है? वोल्टेज। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपने क्या पढ़ा? समीकरण क्या होती है? ईबी बराबर क्या होता है? फाई और एन के समानुपाती, फाई और एन के।
फ्लक्स और गति के, सेम ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या था, मोटर गति कितनी है, 0 है, तो ईबी भी क्या हो जाएगा, 0 है। चलो अगला क्वेश्चन क्या पड़ा, कौन सा कथन है सही है, मोटर की सुरक्षा करा कि नहीं करा, वैक्यूम धारा को नियंत्रित करा कि नहीं करा, सेल्फ रेगुलेटिंग बना रहा कि नहीं बना रहा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या पड़ा, ईबी का सूत्र क्या है, V माइनस आई ए, और अगर V इनपुट का पूछता तो ईबी प्लस आई ए आर ए। मोटर का बे का मुख्य कार्य क्या है, सप्लाई वोल्टेज का विरोध करना। अगला क्वेश्चन क्या है, बैक ईएमएफ और गति का क्या संबंध है, समानुपाती, क्या है, समानुपाती। अगला क्वेश्चन क्या पड़ा, मोटर के स्टार्ट होने के समय बैक ईएमएफ का मान लगभग कितना होता है, न्यूनतम या 0। अगला क्वेश्चन क्या पड़ा कि अगर मोटर की गति कितनी कम कर दें, 20%, तो ईबी भी कितना कम हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। कम हो जाए ज्यादा हो जाएगा, अगर गति बढ़ी तो 20% बढ़ जाए, और घटेगी तो घट जाएगा, कोई दिक्कत भी यहां तक। चलो इसके बाद अपने पढ़ी थी गति समीकरण, क्या पढ़ी थी, गति से। मैं वापिस आपको लेके चलता हूं गति समीकरण पर। डीसी मोटर का गति समीकरण, डीसी मोटर का गति समीकरण। तो अपने क्या पढ़ा है, अपने पढ़ा है कि जो ईबी होता है वो किसके बराबर होता है, पी पाई एन भाग 60 गुणा में जेड बटा में ए। अब आज आपको मान निकालना है एन का, किसका मान निकालना है, तो अभी इधर मैंने लिख दिया डीसी मोटर का गति समीकरण, किसका मान निकालना है, एन का। जब आप एन का मान निकालोगे तो बाकी सारे इधर ले आओ, तो अगर आप एन का मान निकालोगे तो एन के साथ गुणा में वो तो आ जाएंगे भाग में, और जो यहाँ भाग में वो चले जाएंगे गुणा में। तो अगर इधर से बताओ ईबी के इधर भाग में पहले कौन है, 60, बताओ आ जाएगा नहीं आ जाएगा इधर, अरे 60 यहाँ चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, और 60 के साथ इधर और गुणा में कौन है, ए भी चला जाएगा। अब देखो इधर अपने पास कौन है, इसके साथ गुणा में तीनों पी फाई और जेड, पी फाई और जेड, ये तीनों किसमें चले जाएंगे, भाग में, तो पी फाई और जेड आ जाएंगे भी। तो एन का मान आपके पास आ गया ईबी गुणा में 60 गुणा में ए बटा में पी फाई जेड। अब तो कांस्टेंट कौन कौन से हैं, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की क्या लिखेंगे, के, तो के बराबर क्या लिख दो, 60 ए बटा में पी जेड। तो एन बराबर आपने लिख दिया के ईबी बटा में 5, एन बराबर क्या लिख दिया, के ईबी बटा में 5। तो बताओ अगर आप समानुपाती के चिन्ह हटाओगे तो एन बराबर क्या हो गया, ईबी, और विलोमानुपाती क्या आ गया, 5। यानी मोटर की घूर्णन गति ईबी के तो क्या होती है, समानुपाती, और चुंबकीय फ्लक्स से क्या होती है, विलोमानुपाती। लिख दें यहाँ पे, चलो तो डीसी मोटर की घूर्णन गति ईबी के समानुपाती, के समानुपाती व चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है या विलोमानुपाती होती है। अब आपको बढ़ानी गति समीकरण, क्या बढ़ानी भी, गति समीकरण। गति समीकरण कैसे बढ़ेंगे देखें, अगले पेज पे ले लेते हैं। तो यहां से अगर आपके पास पहली कंडीशन दी जाएगी तो वो आपके पास होगी N1, क्या होगी, N1 के EB1 और 5। पहली कंडीशन यही होगी, पहली कंडीशन ये होगी आपकी मोटर किस गति पे काम कर रही है, ठीक है भाई। तो
अगर ये पहली कंडीशन है तो यहाँ पे क्या लिखोगे N1, यहाँ क्या लिखोगे EB1 और यहाँ क्या लिखोगे 5। अगर आपको बाद की कंडीशन दी जाती है तो उसके लिए क्या लिखोगे N2। N2 में तो K चेंज हो जाएगा, K तो कांस्टेंट है, सेम रहने। अब क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या आएगा EB2 और यहाँ क्या आएगा 5। अब आपके पास ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कितनी है 2। आपको मान N2 का निकालना है कि N1 का निकालना है, N2 का। तो N2 का मान निकालने के लिए N2 में किसका भाग दे दें, 2 में किसका भाग दे दें 1 का। तो समीकरण 2 में किसका भाग दे दो 1 का। समीकरण 1 का भाग देने, भाग देने पर अब आपके पास यहां आएगा N2 तो बटा में क्या आएगा N1। K और K दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, अरे हो जाएंगे, हो जाएंगे, K और K क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब बताओ N2 बताओ किसके समानुपाती है, EB2 के। N1 किसके समानुपाती है, EB1 के। N2 किसके विलोमानुपाती है, 5 के। N1 किसके समानुपाती है, 5 की। इक्वेशन आई नहीं आ गई, किसका मान चाहिए N2 का, किससे आएगा N1 से। N1 को कहां ले जाएं उधर, तो आपके पास क्या आएगा N2 बराबर आएगा EB2 भाग EB1 गुणा में 5 भाग 5 गुणा में N1। इसे बोलते हैं डीसी मोटर का गति समीकरण। अभी जो आपने क्वेश्चन सोल्व किया वो किससे किया था, गति समीकरण से। तो क्वेश्चन कौन सा किया था देखें एक बार फिर। कोई बात, ये क्वेश्चन आपको करना है, तो किससे करना पड़ेगा आपको, गति समीकरण से। तो देखिए भी क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, इसमें क्या दिया गया था वो देखते हैं एक बार फिर। N1 आपको कितना दे रखा है 1500 आरपीएम, जो भी आपको स्टार्टिंग कंडीशन है वो कौन सी है N1। और यदि बैक ईएमएफ कितना दे रखा है 300, ये कौन सा EB1 घटकर कितना आया था 240। ये कौन सी दूसरी कंडीशन EB2, पहले फ्लक्स कितना है 0.04 बढ़कर कितना हो जाता है 0.05। तो क्या निकालनी है गति, क्या निकालनी है गति। सारे मान कहां रख दो, गति समीकरण में लिख देते हैं भी। किसका मान चाहिए N2 का, EB2 भाग EB1 गुणा में 5 भाग 5 गुणा में N1 वैल्यू पुट कर देते। EB2 घटकर हो चुका है 240, पहले कितना था 300, फ्लक्स पहले 0.04 था बढ़कर कितना हो चुका है 0.05। स्पीड पहले कितनी थी 1500, पूछ गई घटकर कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया। अब तो देखिए इनके अगर मैं इसके डेसिमल हटा दूं कोई दिक्कत आई क्या, अगर इसका डेसिमल हटाओ तो 100 यहां लगेगा और इसका हटाओ 100 ऊपर लगेगा, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आप देखो इसको काट दें, यहां से काट दें, ये कितनी बार कटा 3 बार, ये कितनी बार कटा 3 बार, कैंसिल हो गए सारे। ये कितनी बार बचा 4 बार, तो 24 चौका कितना होता है 96, आंसर कितना है 960। तो आपका जो सही आंसर है वो कितना है 960 है आरपी। तो ये क्वेश्चन आपका किया जा सकता है गति समीकरण से, कोई दिक्कत भी हो जाएंगे, कल करवा दिए थे यहां तक तो आपको, चलो।